शाळेत चाललो बघ. अरे भाकर खाऊन जाय की. नाही नाही, लय उशीर झाला, शाळेत गेलं पाहिजे. कौशे मारल्या कामाला सातारला जायचंय. मुकदम भेटला होता. लय तर लय 3 महिने राहिलेत आता. ज्ञानून लावू तूच थोडा. अहो अगं उचल तर लवकर फिटल. हा 2 दिवस राहिले आपले इथले. आवर कराय घ्या. करते. काय आणू? काय नाही. काय मोर बघून आवर पट पट पट. समजा काम मशीन करणार. जर कोयता पण नाही आणि कामही नाही, काय खाणार? काय माती? काय रे? काय झालं? शेतात काम करताना लागले. बर. नमस्कार धनंजय जी, नमस्कार सावनी जी। आप दोनों का अनकवरिंग इंडिया के इस एक और कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। आपका जो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है साखर शाला, जो कि मैड्रिड इंडी फिल्म फेस्टिवल, स्पेन के फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट हुई है। बहुत बहुत बधाई। हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि साखर शाला जो है, जो ये एक बहुत ही गरीब तबके के लोगों के बच्चों के ऊपर बनाई गई जो फिल्म है, एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म में रिकॉग्नाइज हुई है, सिलेक्ट हुई है। तो धनंजय जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। ये क्या महत्व, इसका क्या महत्व है कि इतने बड़े मंच पे एक इतने इम्पोर्टेंट, इतने खास एक महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट का सिलेक्ट होना, इसका इतने बड़े मंच में इसका क्या मैसेज जाएगा, क्या इसका तात्पर्य रहेगा? एक्चुअली हम देखा जाए तो मंच ये अंतर्राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म फेस्टिवल होता है वहां पे ऐसा ही कंटेंट लगता है कि जो यूनिवर्सल हो। और हमारी फिल्म में जो यूनिवर्सल है वो बात है राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन के बिना आदमी कितना अधूरा है, इस बारे में ये फिल्म अपनी बात कहती है। और जो ये गन्ने तोड़ने वाले लोग आते हैं महाराष्ट्र में, जो माइग्रेट होकर आते हैं 6 महीनों के लिए, उनके बच्चों के राइट टू एजुकेशन, इस विषय पर ये फिल्म आधारित है, जिसका नाम साखर शाला जो मराठी में है और इंग्लिश में इसे कहते हैं शुगर स्कूल। तो माइग्रेशन में क्या हो जाता है कि जब वहां से बच्चे जब यहाँ पे वेस्टर्न महाराष्ट्र में अपने माता पिता के साथ गन्ने तोड़ने के लिए आ जाते हैं, तो उनका जो एजुकेशन है, उनकी जो स्कूल है, वो रुक जाती है। और इस कारण काफी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि फिर वो माँ बाप अपने बच्चों को गन्नों के खेतों में लेकर जाते हैं और उनको भी उनसे काम करवाते हैं, जो कुछ छोटा मोटा काम हो, क्योंकि इसका जो पूरा रेम्यूनरेशन होता है
या उनको जो कुछ डेली वेजेस होता है या उनका एक पैकेज जो डिसाइडेड होता है वो पूरे एक फैमिली का होता है। तो माँ बाप ऐसे समझते हैं कि नहीं, एक हाथ हमारे साथ, दो हाथ और बढ़ जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे तो अच्छी तरह से रिम्यूनरेशन मिलेगा, और इसलिए स्कूल की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। तबकि सरकार ने ऐसा भी एक किया है कि जिसे हम बाह्य वर्ग कहते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल क्लासेस, वहां के स्कूलों से ये दाखिला यहाँ पर लेकर आ सकते हैं और यहाँ के स्कूल में देकर अपने बच्चों को स्कूल में डाल सकते हैं, पर वैसा वो करते नहीं है। अभी साखर शाला, ये शुगर स्कूल कहाँ पर होती है कि जहाँ पे शुगर फैक्ट्रीज होती है। शुगर फैक्ट्रीज का जो एरिया है 1-2 किलोमीटर का, जहाँ पे लोग अपने झोपड़े डालते हैं, वहां पे रहते हैं, उसी कैंपस में ये स्कूल चलाते हैं। ये स्कूल कौन चलाते हैं? एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि झेडपी, जिला परिषद जो होती है, जिला परिषद इस स्कूल को चलाते हैं। आजकल कुछ एनजीओ भी साथ में मिलकर उनके साथ ये एक्टिविटीज कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सली इसमें एक बात है जो एजुकेशन है, और वो एजुकेशन किसके लिए है? तो डिप्राइव्ड क्लासेस और लेबर्स के लिए है। मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि आरटी होने के बावजूद महाराष्ट्र में स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, जिसमें ये शाकर शालाएं भी इंक्लूडेड हैं। तो फिर आरटी होने का फिर क्या महत्व रह जाता है अगर इस तरीके से अगर बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ जाए अपने पेरेंट्स को? आरटी, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में तो बहुत अच्छे कायदे इसके पहले भी अनेक अन्य विषयों पे बनाए गए हैं, पर उसका जो एक इम्प्लीमेंटेशन है कि सच में ही राइट टू एजुकेशन, ये एक्ट हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छी तरह से नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी यहाँ की जो सिस्टम है, वो पॉलिटिकली हो या सोशली हो, हमारे यहाँ के फैमिलीज, इवन इफ वी थिंक अबाउट मिडिल क्लास ऑल्सो, अन्न, वस्त्र और निवारा, इसमें हम अभी तक अटके हैं। तो इन सब जो नीड्स है, ये जो बेसिक नीड्स है, उनको हम कैसे पूरी करेंगे? मतलब मैं जब वहां पे रह चुका था, मैं उनके साथ वहां पे 4-5 दिन पहले हम रिसर्च के लिए गए थे, जिसे हम लोकेशन रेकी वगैरह कहते हैं। तो जब मैं गया था तो वहां पे स्कूल में गया, मैं टीचर से भी बात किया कि भाई आप यहाँ तो मुझे 8-10 ही बच्चे दिख रहे हैं, पर आपका जो एनरोलमेंट है वो तो 50 से 60 बच्चों का है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि हम हर सुबह जब आते हैं, उनकी बस्ती में हम राउंड लगाते हैं और बच्चों को हम लेकर आते हैं, पर कभी कभी उनके माँ बाप है जो उनको लेकर जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ऐसा है कि उनके घर में एक छोटा बच्चा है जिसे संभालने की जिम्मेदारी इस बच्चों की, जो स्कूल जाने वाले बच्चों के ऊपर वो डाल देते हैं और वो खुद खेतों में चले जाते हैं। दूसरी बात होती है कि घर में जो हाउस होल्डिंग का काम होता है, भाई बर्तन साफ करना है, वो झाड़ू लगवाना है, या बकरी को संभालना है, या गाय को चरवाना है, या उसको पानी देना है, या घर को संभालना है, तो ये छोटे छोटे काम जो है उनके ऊपर वो लाद कर अपने खेतों में चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बात कैसी होती है कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदत सी पड़ जाती है कि हम सरकार को ही गाली देते हैं, हम सामाजिक संस्थाओं को ही बोलते हैं कि इतना फंड्स लेते हैं, ये काम नहीं करते हैं। और जब मैंने वहां पे जाके रियलिटी देखी है तो काम कर रहे हैं। मतलब वो टीचर, जो एक लेडी थी, वो 20 किलोमीटर से उस स्कूल को चलाने के लिए आती है और शाम को चली जाती है, जिसे झेडपी ने, जिला परिषद ने अपॉइंट किया है बाह्य वर्ग के जो एक्सटर्नल क्लासेस के तौर पर वैसा हो नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दोष माँ बाप का भी नहीं है। जो उनकी एक आर्थिक स्थिति है उसको हम सामने रखते हैं, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं, मेरा बच्चा तो पढ़कर क्या करेगा, क्योंकि यहाँ की हायर एजुकेशन इतनी है, 10वीं तक कक्षा करेगा तो उसको बाद में यही काम करना है, तो मैं उसे स्कूल क्यों भेजूं? अच्छा, मैंने ये भी देखा कि उन्होंने मुझे उनका कबर्ड खोलकर दिखाया, उसमें नए नए उनके यूनिफॉर्म्स रखे हुए थे, बुक्स रखे हैं, सब कुछ उनको दिया जाता है, दोपहर का खाना दिया जाता है, सब दिया जाता है। पर एक तरफ से ऐसा भी लगता है कि पेरेंट्स भी अभी थोड़ा सा, हमें उनके बीच में थोड़ा सा एक जागृति की जरूरत है, जो ये फिल्म कर पाएगी ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि आज मैंने देखा है कि इस साखर शाला में
बहुत जिद से पढ़कर लोग आईएएस और आईपीएस भी हुए हैं। ऐसी भी हिस्ट्री है महाराष्ट्र में। तो मुझे ऐसा लगता है कि साक्षरशाला एक होप है इन बच्चों के लिए कि मैं यहाँ पे 6 महीने आ रहे हैं, हम हमारा गांव छोड़ रहे हैं और हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमें उनको एक कुछ तो स्कूल पढ़ाई के लिए देनी है। इसका एक उदाहरण है साक्षरशाला। तो इसकी जवाबदारी जो साखर मिल मालिकों की है, जो शुगर कंपनी है, शुगर फैक्ट्रीज है, उनके ऊपर काफी दारोमदार है कि वो ये स्कूल्स को सपोर्ट करें, क्योंकि इनके फैमिलीज जो हैं ये डायरेक्टली ये शुगर क्रशिंग और शुगर हार्वेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं, शुगर केन हार्वेस्टिंग और शुगर केन क्रशिंग में। तो इसका शुगर केन मिल्क मालिकों का क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में, कुछ आपने पता लगा आपको? हाँ, मैं वहाँ पे जो बॉडी है जहाँ पे मैंने ये फिल्म शूट की है, आप जब ट्रेलर देखेंगे तो ये भी एक कैंपस ही है शुगर फैक्ट्री का जहाँ पे मैं गया था। तो शुगर मिल के जो मैनेजमेंट है वो भी इन बच्चों को मदद करते हैं, मैंने देखा है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो अपने 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, उस दिन वो एक वहाँ पे इवेंट तो करते ही है, पर वहां पर जाकर वो बच्चों को यूनिफॉर्म देना, उनको जो पढ़ाई के लिए लगते हैं, जो बुक्स देना है या कोई पेंसिल देना है, पेन देना है, ये सब वो करते हैं। पर अगेन घर में ही एक निगेटिव वातावरण होने के कारण वो तो कितना सपोर्ट करेंगे, ऐसा कभी कभी मुझे सवाल खड़ा हो जाता है जब मैं देखता हूँ वहां पर जाकर। तो सीखकर क्या करना है या उससे क्या होने वाला है, वो तो हमारे जैसे ही काम करना है उसको। अच्छा, अभी आगे जाकर सब आप देखेंगे तो दैट वर्क आल्सो कमिंग, लाइक मशीन्स आ रहे हैं, लोगों के काम कम हो रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने, जब मैंने ऑब्जर्व किया वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि शुगर फैक्ट्रीज का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है। जो मैंने जिस शुगर फैक्ट्री के कैंपस में मैंने शूट किया, मैंने वो देखा है वहां पे, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से उनको एक क्लास दिया था जो कि प्रॉपरली आरसीसी में उसको बांधा गया है, अच्छी तरह से ऊपर स्लैब है, एक ब्लैक बोर्ड है, जो हमें बोर्ड्स लगते हैं, जो हम मैप्स होते हैं बच्चों को जो पढ़ाने के लिए, उसका सब वहां पे नियोजन किया था, पर बच्चे बहुत कम थे स्कूल में। ये अभी 1 साल हमने देखा कि कैसे कोरोना ने इम्पैक्ट किया है पूरे देश को, पूरी दुनिया को। तो इसका कुछ आपके पास फीडबैक है कि कोरोना के ये लॉकडाउन के वजह से और कितनी हालत खराब हुई इनके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके ड्रॉप आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से? एजुकेशन तो अब होगा ही नहीं क्योंकि स्कूल बंद है, और जो ऑनलाइन स्कूल हम कहते हैं जिससे एक अच्छा कनेक्शन लगता है, वाईफाई वगैरह ये लोग कहाँ से लेके आएंगे। मैं जब उस बस्ती पर गया था, वहां पर एक छोटी सी दुकान थी, वहां पर ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी थी, और ये लोग क्या करते थे, 5 रुपए घंटे से अपना मोबाइल वहां पे चार्ज करते हैं उस एक ही दुकान में, क्योंकि उन झोपड़े में तो लाइट नहीं है। पानी भी एक नल से काफी लोग पानी वहां पे जाकर लेते हैं या भरते हैं पीने का। लाइट ही नहीं है तो मोबाइल चार्ज कब होगा और वो बच्चे कब पढ़ेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। I think, I would like to add on this. I think there should be a parallel committee where they would get the government, the sugar factory owners, the parents, as well as the school governing body together, so that all this would function well. There should be parallel committees to what I know what you are trying to, like, what is the solution for all this? Okay, and how can we, so this is how we actually can go about. Imagine we saw kids, chalo baap bol raha hai, chalo bidi leke aao mere liye. So instead of holding a pen and paper, they are getting BDs for their parents, they are getting their sickles. So these are the odd jobs which, barely 7 or 8 years girls and boys are doing. I mean, imagine the future of our country.
So if we are heading towards a country with the right implementation of right to education, now education is a basic right now. So in that case, I feel there should be another committee who would be governing all, or getting, not governing, who would be bridging all these bodies together so that it would function well. So I think that could be one of the solutions. Maybe I've gone too far in saying this Do because you think improvement in terms of increase in their daily wages or increasing their economic condition will somehow could be a solution to this everything. problem? नहीं, इसमें मुझे एक बात ऐसी लगती है कि हम माइग्रेशन कर क्यों रहे हैं पेट भरने के लिए, वहां यहाँ क्यों आकर पेट भर रहा है। ये जो एक प्रादेशिक असमतोल है जिसे हम कहते हैं कि जब मराठवाड़ा में हम अच्छी तरह से रोजगार उपलब्ध करेंगे तो वो पश्चिम महाराष्ट्र में गन्ने तोड़ने के लिए क्यों आएंगे। वहां पे उनकी जो कुछ थोड़ी बहुत खेती होगी, वहां पर पानी की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि बारिश नहीं होती है वहां पर, पानी की व्यवस्था हो तो हम वहां पर ही वो खेती कर सकते हैं। पर इन 6 महीनों में अक्टूबर से लेके आप चलिए मार्च या अप्रैल तक वो वहां यहाँ पर आते हैं और इस 6 महीने के पैसे लेकर वहां पे 6 महीने जाते हैं, क्योंकि उनके जो घर वगैरह है वहां पे है और यहाँ का 6 महीने का पैसा वहां पे जाके उसे यूटिलाइज करना है। अगेन दे हैव टू कम नेक्स्ट ईयर फॉर गन्ना तोड़ने के लिए आना पड़ता है। बेसिकली माइग्रेशन जो है ये सबसे बहुत बड़ी बात है, इसके पीछे यही रीजन है। तो अगर हम माइग्रेशन के प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें तो क्या ये स्कूल ड्रॉप आउट शालाओं से क्या ये सॉल्व हो सकता है, क्या ये हल हो सकता है ये समस्या? कम हो सकता है, डेफिनेटली कम हो सकता है, बिकॉज देयर विल बी स्टेबिलिटी, दे विल बी एट वन प्लेस, सो दैट कि स्कूल पे एक स्कूल में ये करो, वापस दूसरे स्कूल में जाओ, उस पे ये करो। सी दे डोंट इवन हैव द टाइम फॉर दिस फॉर्मेलिटी, व्हाट हार्डशिप्स दे गो थ्रू, वी हैव बीन विद देम, वी हैव सीन देम वर्क, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग, तो चलो स्कूल लिविंग इधर से लाओ, फिर दूसरे जहां जा रहे हो वहां पे वो साक्षरशाला में वहां पे ये करो। No, so if they have a stable life, I'm sure this will at least decrease the dropout rate. Definitely. So, Savni ma'am, tell me something about the technical challenges. In such a remote areas, you must have gone with the kind of infrastructure that you need, setup you need to film such a subject. So what were the technical challenges? First of all, getting these people to convince them to get their lives filmed, and then following them, and then filming them, having your infrastructure in place. So what were the technical challenges, if you could throw some light on that? Yeah, the foremost technical challenge was light. We had to, of course, we believe more in natural lights. But again, there has to be light. To charge batteries of camera. Charging the batteries and so many other things. I mean, if you want to shoot something in the dark, especially the night scenes, we had to work a lot. But there were a couple of families who were very, very cooperative. With their help, we could actually see their life very closely. We could witness it. You know, वो खाना क्या करते हैं? खाना पहले बना देते हैं before the sun sets. खाना बना देते हैं पहले ही. Then they take their sickles. They go in the fields at night because in the scorching heat it becomes very, very difficult to cut sugarcane. Again, to cut sugarcane, it is very, you know, they get those scratches on their hands become coarse, so they do it at night time. So they put their headlights and they go in the fields, and we were in the fields with them. So you could imagine
in the fields when they were wearing those headlights and we had no lights. So we had to do a lot of working on that. So lighting was the basic problem. But yes, we could manage all the other, I think, Dhananjay would. There was no lodging system like Yes. कहाँ पे हम रहेंगे, कैसे करेंगे, क्या खाएंगे. पर इस पे जो हमारा डीओपी है, हु इज डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, गणेश पडवल, उनका एक रिलेटिव था वैभव बाबर. सो उन्होंने हमें काफी मदद की इसमें, क्योंकि उन्होंने हमें एक घर दिया जिसमें हम 15 से 20 लोग रहते थे एक ही घर में. और फिर सब सुबह तैयारी करके अगले सीन के लिए, शूट के लिए हम निकलते थे. तो ऐसी भी कुछ मदद हमें मिली है. और कारखाना जो था, जो शुगर फैक्ट्री है, उसके बाहर ही एक छोटा सा कैंटीन था. तो हम वहां पर ही खाना नाश्ता करते थे कि ताकि और फरवरी का महीना था तो ठंड भी बहुत थी, एक दो बार बारिश भी हुई. ये हमारे चैलेंजेस काफी जो हमने फेस किए हैं. पर हमने ऐसा सोचा था कि नहीं, हमें ये काम करना ही है. और ये जो रियल सिचुएशन है, ये हमें लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि ठीक है इंटरनेशनली नहीं पहुंचेंगे हम, मतलब हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. पर हमारे ही लोगों को, जो शहरों में बच्चे रहते हैं, जो अच्छे स्कूलों में जाते हैं, अच्छा अच्छा टिफिन खाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, स्टडी के लिए एक रूम होता है, एक लैम्प होता है, उनको भी पता चले कि नहीं, ये भी चैलेंज है आज 2021 में हमारे देश में. तो ये हमें दिखाना था बहुत ही स्ट्रांगली. इसका अभी तक रिस्पांस कैसा रहा है, कैसा रिस्पांस मिला है अभी तक, जिन लोगों ने देखा है एडमिनिस्ट्रेशन में, फिल्म फेस्टिवल में, आपके रिव्यूअर्स ने, किस तरीके का कोई ऐसा कुछ पॉजिटिव कुछ वाइब्स मिल रहा है कि कुछ हो सकता है, इस फिल्म का इम्पैक्ट इन लोगों की जिंदगी में कुछ कर सकता है? हो सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो एक बात ऐसी है कि कलाकृति से डायरेक्टली कोई चेंज आएगा नहीं, बट एटलीस्ट वो उसको एक, हम जिसे कहते हैं ना कि एक शुरुआत हो सकती है कि नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एक्चुअली इट्स जस्ट द बिगिनिंग. लेकिन अभी तक सोशल मीडिया में यहाँ वहाँ जहाँ तक ये पहुंचा है, और ऐसा भी हमारा एक प्लान चल रहा है कि wherever we have shot the film, we are planning to screen the film there. So their parent, if they won't be there, there would be other laborers, but whatever, the sugarcane cutters, if they see this film, their children, if they see this film, I think that would definitely create a positive impact. And also schools. Yes. Now, if you see the film festival also indie, what is the meaning of indie? कि जिसका कोई अच्छा बजट नहीं होता है, जिसमें कोई भी अच्छा या फेमस एक्टर नहीं होता है, पर वो विषय बहुत ही सेंसिटिव होता है. ऐसा है हमारा प्रोजेक्ट है साखरशाला. और मैंने ये फिल्म का लिंक काफी यूएस में भी भेजा, मेरे दोस्तों को भेजा था, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही सटल तरीके से आपने इसे हैंडल किया है. They are really appreciating the subject and of course the treatment for the subject, both. When wherever people have seen the trailer, they're appreciating the subject and they feel this is the need of the times. Our protagonist Nyanu, he is not some child artist. You know, again, that has made a lot of difference. Definitely. तो धनंजय जी, सावनी मैम, इसको, ये सेशन को ख़त्म करने से पहले आपका जो हमारे जो श्रोता हैं, हमारी जो सोसाइटी है, उसके प्रति आपका क्या संदेश रहेगा? मैम, व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द सोसाइटी एट लार्ज? ये मूवी जिन्होंने देखा है या नहीं देखा है, ओवरऑल भी उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस प्रॉब्लम की तरफ कोई सॉल्यूशन कर पाने के लिए? Basically, I feel one should first of all tell oneself that we belong to a country like India. We are Indian citizens, and it is at least our social responsibility to make ourselves aware of the realities around us. There are so many people, they don't even know
there exists something like Sakhar Shala. I have been with youngsters, with all the people, and they okay, ऐसा भी कुछ होता है, साखर शाला होता है, अच्छा गवर्नमेंट ने ऐसा. So imagine that they are not even aware of this. So at least one should be aware of such social realities of our lives, and only then through this awareness, at least they could be sensitive citizens of our country. हाँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि रोज हम उठकर जो हमारी चाय पीते हैं और उसमें जो शक्कर डालते हैं और जो मीठी चाय जब हम पीते हैं, तो ये मीठी चाय या शक्कर कहाँ से आती है? इन बच्चों या इन बच्चों के माँ बाप जो काम करते हैं गन्नों के खेतों में, उनकी जरूर याद आएगी. और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, या बहुत व्यक्ति केंद्रित होते जा रहा है. मैंने कुछ अच्छा शर्ट पहना और उसका फोटो डाला तो मुझे 500 लाइक्स मिलते हैं, बट व्हेन आई पुट समथिंग सेंसिटिव या कुछ स्टेटमेंट में सेंसिटिव करता हूँ या कुछ डालता हूँ तो कम लोग देखते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का जो अर्थ है उसको भी हमें थोड़ा सा अभी समझना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ऐसा व्यक्ति केंद्रित हो रहा है. मुझ में ही, हम में ही, जो एक ग्रुप होता है उसमें ही, तो उसका एक रेंज बढ़ना चाहिए हमारा सोशल मीडिया के बारे में. Social responsibility, we should understand in the right spirit of what is social responsibility. क्योंकि क्या है, कभी कभी हमारे देश की जनता भी हमारे जो नेता लोग होते हैं ना, उनको कभी कभी गलती से फॉलो करती है. पर अब ये वक्त आया है कि हमें थोड़ा सा खुद को एक बार रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तो ये बहुत जरूरी है. We have to revise our sensitivities now. And actually social media, as he rightly put up, it is getting adulterated more and more. Our sensitivities are getting adulterated. So it is high time that people sense this in the right sense and sensibilities and sensitivities. Only then we can look forward to a country which is truly on the way of its progress. So let's uncover India in this way. We're trying to uncover India. It would be an yes, धनंजय जी बोलिए. और आप जैसे जो लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं और ये चीजें अनकवर करते हैं, वो बहुत जरूरी है. क्योंकि आप बहुत दिनों से आप जो कुछ मैं काम करता हूँ लोगों के सामने ला रहे हैं और उससे एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री इज नॉट अ कमर्शियल मीडियम. तो धनंजय जी, सावनी मैडम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया. मैं चाहूँगा, मेरे दिल से मेरी ये आरज़ू है, यही प्रार्थना है कि जिस सेंसिटिविटी की आप बात कर रहे हैं, जो कि आज हमारे सोसाइटी में नहीं है, वो जागरूक होए, वो जागरूकता आए और उस जागरूकता से लोग साखर शाला में पढ़ने वाले बच्चों की तरफ अपनी जो भी मदद हो सके उनके लिए करें और उनके लिए उनकी ज़िंदगी उभारने के लिए काम करें. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. और आप चाहते हैं कि ताकि आपके काम और आगे बढ़े और लोग आपका काम देखें और इससे एक आगे चल के एक इम्पैक्ट होए. थैंक यू सर, थैंक यू, Thank you very much.